साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का जो यूनिट 2 है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग का यूनिट 1 का भी वीडियो आ चुका है और जो भी हमारे टॉपिक नए ऐड हुए थे, न्यू एडेड टॉपिक, उसका भी हम लोग का वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये छोटा सा लेसन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। साथ ही लास्ट में हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। तो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर द फंडामेंटल स्टेबलाइज ट्रूथ एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। ये मूलभूत क्या है? हमारे आधारभूत तरीके हैं, आधारभूत नियम है जो क्या कहते हैं, टीचर को गाइड करते हैं क्लासरूम में। दे सर्व एज रोड मैप फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। जो इफेक्टिव हमारे जो प्रभावी शिक्षण है उस चीज को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को क्या कहते हैं, एक रोड मैप प्रदान करते हैं। इंश्योरिंग दैट लैंग्वेज लर्निंग इज अ नेचुरल। इस चीज को सुनिश्चित करते हुए कि हम लोग का जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए और एक सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जिसको हम लोग एक सिस्टम से बना हो ऐसा गाइड करने वाला क्या है, एक नियम का सेट है बोल सकते हैं। कि प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल एक हमारा मूलभूत जो नियम है उसका एक सेट है बोल सकते हैं, जहां पे बच्चों को कैसे हम क्लासरूम में इफेक्टिवली पढ़ाया जा सके उसके बारे में टीचर्स को रोड मैप देता है। नीड क्या है? इसके इसके डिफिनेशन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा आगे, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप सभी। नीड क्या है? नीड एंड रोल ऑफ प्रिंसिपल। नीड, इसका जरूरत क्यों है? प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, उसका जरूरत क्यों है? दे ब्रिज द गैप बिटवीन लिंग्विस्टिक थ्योरी एंड एक्चुअल क्लासरूम प्रैक्टिस। जो लिंग्विस्टिक थ्योरी होते हैं, भाषाई हम लोग का विचार होते हैं, और जो एक्चुअल क्लासरूम प्रैक्टिस होता है और जो क्लासरूम में हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, दोनों के बीच का एक ब्रिज का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का लिंग्विस्टिक थ्योरी जो बना हुआ है और एक हम लोग का क्लासरूम प्रैक्टिस है, इन दोनों के बीच का क्या कहता है, एक ब्रिज बनाने का काम करता है। कि हम लोग जो भी भाषाई हम लोग थ्योरी है, भाषाई जो विकास कराना है और क्लासरूम में जो प्रैक्टिस कराना है, तो उनके बीच में एक ब्रिज का काम कौन करता है? हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो करते हैं। दे हेल्प इन द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? सिलेक्शन करने में और ग्रेडेशन करने में, चयन करने में, और उस चीज को हिस्सों में बांटने में हेल्प करता है। किस चीज का, क्या चीजों को पढ़ाना है। दे इंश्योर मैक्सिमम लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिव हैबिट फॉर्मेशन। इस चीज को क्या इंश्योर कराता है कि बच्चे जो है उनका पार्टिसिपेशन बहुत से ज्यादा हो और साथ ही साथ प्रभावी क्या बने, आदत बने बच्चों में। दे प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस रेदर देन लिविंग टीचिंग टू मेयर ट्रायल एंड एरर। ये एक प्रकार का गाइडलाइन हमको प्रोवाइड करता है जो बच्चों को क्या करें, लिविंग टीचिंग टू मेयर ट्रायल एंड एरर। केवल अभ्यास और त्रुटि पे भरोसा न रख करके सभी चीजों में हम लोग को भरोसा दिलाए, ऐसा हम लोग का एक सेट प्लान बनाते हैं। इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग प्रिंसिपल्स आर डायनामिक, लर्नर सेंटर्ड एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। जो भी इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग का जो सिद्धांत है वो क्या होता है? डायनामिक होता है। डायनामिक जो मतलब बदलते रहता है समय समय पे, मतलब बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना। लर्नर सेंटर्ड होता है, बच्चों को केंद्र बिंदु मान के कराया जाता है। और सीधा सीधा किससे जुड़ा होता है? साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। जो भी बच्चों का साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और उनका जो हमारे जो भी विकास में चाहिए रहता है, उस चीज को से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक बच्चे के। सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको सेम लगता है। अप्रोच, मेथड और टेक्निक, तीनों को लगभग एक जैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले हम तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तीनों अलग अलग चीज है, अप्रोच अलग है, मेथड अलग है, टेक्निक अलग है। तो इसके इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अप्रोच क्या होता है? अप्रोच को हिंदी में बोला जाता है उपागम। अप्रोच इज अ सेट ऑफ कोरिलेटिव कंजप्शन assumptions. An approach is a set of correlative assumptions dealing with the nature of language teaching and learning. It is axiomatic theoretical approach defines what to teach and the underlying nature of language. Approach यानी निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाया जाए और भाषा तथा अधिगम की प्रकृति के बारे में कौन सी मान्यताएं अपनाई जाए। यह सैद्धांतिक होता है, एक्सियोमेटिक होता है। ये इस चीज को बताता है कि हमको क्या पढ़ाया जाए और कौन सी मान्यताएं जो है अपनाया जाए। तो क्या वाला आंसर जो देता है वो क्या कहलाता है? अप्रोच कहलाता है। हम अगर बच्चों को एक मान लो 7 साल का बच्चा है, उसके बारे में क्या पढ़ाया जाए, अधिगम की प्रकृति के बारे में हम लोग उससे रिलेट करते हैं, तो क्या कहलाता है वो
अप्रोच कहलाता है, उपागम कहलाता है। मेथड क्या होता है? ये ओवरऑल प्लान होता है फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। जो भी आपको, जैसे आप डिसाइड कर लिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, अब उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक उसमें अरेंज कर रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे किस ऑर्डर में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, उस चीज का प्लान बनाना क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। इट इज प्रोसीजरल। कैसा होता है? प्रोसीजरल होता है। इट इज बेस्ड अपॉन सेलेक्टेड अप्रोच। जो भी सेलेक्ट किए हैं अप्रोच, जो ऊपर हम लोग अप्रोच को सेलेक्ट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। मेथड डिफाइंस हाउ टीचिंग ऑर्गेनाइज। मेथड ये डिफाइन करता है कि कैसे हम लोग टीचिंग को ऑर्गेनाइज करें। वो क्या बताता है? अप्रोच है व्हाट के बारे में बताता है, क्या पढ़ाना है। अब क्या पढ़ाना है हम लोग का सिलेक्शन हो गया, तो कैसे पढ़ाना है उसको सिस्टमेटिक जमाना क्या कहलाता है, एक ऑर्डर में, निश्चित ऑर्डर में जमाना क्या कहलाता है हम लोग का? मेथड कहलाता है। अगला देखते हैं, मेथड यह तय करता है कि शिक्षण को कैसे व्यवस्थित ऑर्गेनाइज किया जाए। टेक्निक को देखते हैं, टेक्निक क्या होता है? टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेशनल। ये इम्प्लीमेंटेशनल होता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब सबसे पहले अप्रोच में क्या देखे, अप्रोच का मतलब क्या था कि हमको क्या पढ़ाया जाए। यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है कि व्हाट टू टीच। मेथड में क्या देखें, किसको कैसे पढ़ाया जाए, हाउ, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का? टेक्निक। तो टेक्निक में क्या किया जाता है? इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये प्रोसीजरल होता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जहां क्रियान्वयन की बारी है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल क्लासरूम में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्निक बोलते हैं, प्रविधि बोलते हैं। इट इज ए स्पेसिफिक क्लासरूम एक्टिविटी। ये क्या है? क्लासरूम एक्टिविटी है, गेम है, और ड्रिल यूज टू अकम्प्लिश इन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो भी हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, उसको हम लोग कैसे कैसे बच्चों के सामने रखेंगे, वो क्या कहलाता है? टेक्निक कहलाता है। जो एक्चुअली में क्लासरूम एक्टिविटीज है, गेम्स है, वो सभी क्या कहलाएंगे? टेक्निक कहलाएंगे। टेक्निक रिफर्स टू द एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटी। ये क्या है? एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटीज है यूज टू इम्प्लीमेंट टीचिंग। जो हम लोग जिसको यूज किया जाता है हम लोग को टीचिंग को अप्लाई करने में, पढ़ाते समय उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया, देख सकते हैं। अप्रोच, मेथड, टेक्निक। अप्रोच का मतलब ये थियोरेटिकल एजम्पशंस है कि क्या क्या चीजें हैं। व्हाट एंड व्हाई है, ये ब्रॉड सेट होता है। इसका लेवल क्या होता है? ब्रॉड सेट होता है। ये ओवरऑल प्लान है, प्रोसीजर है। और इसमें क्या चीज को देखा जाता है? हाउ को। ये मिडिल में होता है। ये सबसे पहले ये स्टार्टिंग बोल सकते, ब्रॉडसेट मतलब स्टार्टिंग। ये मिडिल पार्ट है कि हम सेलेक्ट किए, अब उसको हम लोग क्या क्या करेंगे उसको डिसाइड करेंगे। ये मोस्ट स्पेसिफिक है, मतलब ये एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटी जो होता है वो इसमें आ जाता है। तो क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल एक्टिविटी है। और ये लास्ट में जो हम लोग इंस्टेंट करते हैं बच्चों के सामने, वो वाली प्रोसेस है, या फिर वो वाला स्टेज है। मेमोरी देख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट, वाई अप्रोच से होता है, मेथड हाउ होता है, टेक्निक क्या होता है, एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटी होता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पे सेक्शन थर्ड देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। हम प्रिंसिपल्स को दो भाग में बांटेंगे। एक होगा हम लोग का जो भी प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे हम लोग दो भाग में देखेंगे। पहला है जनरल प्रिंसिपल, और दूसरा क्या है हम लोग का? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ऐसे दो हिस्से में बांट के पढ़ेंगे, ज्यादा आसानी होगा। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, फिर दोनों को बीच में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है। तो पहला जो प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल में, वो क्या है हम लोग का? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। नाम से पता चल रहा है, चयन एवं क्रमिकता का सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन का मतलब समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन एक ही में है। दिस प्रिंसिपल्स आंसर व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बात करना क्या कहलाता है हम लोग का? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। इट्स रिफर्स टू द चूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैब लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेस में, यूटिलिटी के बेस में, और लर्नर के नीड्स के बेस में क्या चीज पढ़ाना है, उस चीज को सेलेक्ट करना, उसकी उपयोगिता क्या है, उस चीज के बारे में सेलेक्ट करना क्या कहलाता है हम लोग का? सिलेक्शन कहलाता है। ग्रेडेशन क्या कहलाता है? दिस रिफर्स टू द एप्रोप्रिएट सीक्वेंसिंग ऑफ टीचिंग मटेरियल। अब जो भी हम लोग सेलेक्ट किए हैं, उस चीज को क्या करना, एक सीक्वेंस में जमाना, क्या कहलाता है हम लोग का? ग्रेडेशन कहलाता है। इसमें हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर क्या कहते हैं, चीजों को रखते हैं विथ प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी, धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाते हुए करते हैं। सिलेक्शन का है उपयोगी शब्दावली का चयन करना। ग्रेडेशन का अर्थ है सामग्री को सरल सरल से कठिन के क्रम में प्रस्तुत करना। तो ये सिलेक्शन हो गया, क्या पढ़ाना है उसके बारे में। सिलेक्शन करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, तो हम लोग को उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, यूटिलिटी क्या है, इस सभी चीजों को ध्यान रखना है। लर्नर का नीड क्या है, और उससे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इन सब के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। छोटा छोटा प्रिंसिपल है साथियों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलनेस, प्राकृतिक। अगला देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलनेस, प्राकृतिकता का सिद्धांत। लैंग्वेज लर्निंग इज नेचुरल प्रोसेस। सभी जानते हैं, नाम से पता चला कि किसको यहाँ पे किस चीज को का पालन करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का।
नेचुरल प्रोसेस क्या होता है उसको फॉलो करना है। तो लैंग्वेज इज नेचुरल प्रोसेस। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है। अ चाइल्ड लर्न्स देयर मदर टंग नेचुरली बाय लिसनिंग स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे जो है लिसनिंग स्पीकिंग की मदद से क्या करना सीख जाते हैं? रीडिंग और राइटिंग सीख जाते हैं। और उससे पहले रीडिंग राइटिंग सीखने से पहले बच्चे जो लिसनिंग स्पीकिंग सीख जाते हैं। दिस प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट अ फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश शुड बी आल्सो फॉलो नेचुरल सीक्वेंस इन द क्लासरूम। ये जो प्रिंसिपल है क्या चीज को बताता है? इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो लैंग्वेज लर्निंग है उसको सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, जो कि क्या होता है? LSRW होता है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत, मिमिकिंग का सिद्धांत बोल सकते हैं, जहां पे नकल किया जाता है। नकल के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, लैंग्वेज इज लर्नड लार्जली थ्रू मिमिकिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। द टीचर एक्ट्स एज द प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पे क्या कहता है? लैंग्वेज को ज्यादातर कैसे कैसे करके सीखा जाता है? मिमिकिंग करके, मतलब नकल करके। इन अ फॉरेन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, फॉरेन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में द टीचर एक्ट्स एज द प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल। और जो फॉरेन लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे जिसमें L2 लैंग्वेज सिखाया जाता है बच्चों को, वहां पे टीचर क्या होना चाहिए? एक प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल होना चाहिए। प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं अपने टीचर को एक ऐसा मॉडल देखेंगे कि कैसे इंग्लिश को कैसे यूज किया जाता है। मतलब जो उनका जो प्रतीकात्मक मॉडल होंगे, कौन होंगे? टीचर्स ही होंगे। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल की तरह काम करना आना चाहिए। चिल्ड्रन इसी चीज को नकल करेंगे। अगर टीचर्स जिस चीज को जैसा, जिस शब्दों को जैसा प्रोनाउंसिएट करता है, वैसे ही बाकी बच्चे भी करेंगे। उनके प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्पीच पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसीलिए क्या है? टीचर क्या है? प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल है। उनके उन्हीं को बच्चे क्या कहते हैं? नकल कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन ये बताता है। मॉडल कौन है? टीचर्स हैं। उनका इमिटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंप्रूवमेंट करेंगे। इस स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता है बच्चों का सीखना जो है। किसके माध्यम से? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन के माध्यम से। अगला देखते हैं चौथा। बारी बारी सभी को, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? पामर स्टेटेड लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। तो हैबिट फॉर्मेशन मतलब जब तक लैंग्वेज को आदत नहीं बनाया जाएगा तब तक सीखा नहीं जाता। तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन इसी के बारे में बताता है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। ये इसको, इसके लिए क्या चाहिए रहता है? हमको कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए रहता है और दोहराव चाहिए रहता है। करेक्ट स्पेलिंग, इंटोनेशन, एसेंट, फ्लुएंसी आर स्टेबलाइज ओनली व्हेन दे बिकम ऑटोमेटिक हैबिट्स। जब हम लोग का कोई भी करेक्ट स्पेलिंग है या इंटोनेशन, आवाज में उतार चढ़ाव जो, या एक्सेंट होता है। एसेंट कहने का मतलब ये है कि हर भाषा का अपना अपना एसेंट होता है, कि उस चीज को पकड़ पाना, नेटिव नेटिव की भांति पकड़ पाना। जो रियल लोग बोलने वाले हैं और जो बाहरी बोलने वाले हैं, उनके बीच में एसेंट का डिफरेंस पाया जाता है। तो फ्लुएंसी है, ये सभी कब आता है? जब वो हमारे हैबिट में ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है, हम लोग के आदत में बन जाता है, तब जाकर के सभी चीज में एक क्या देखा जाता है? इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इफ अ क्वेश्चन emphasizes मेकिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिक थ्रू रिपीटेशन, द आंसर इज हैबिट फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि लैंग्वेज ऑटोमेटिक हम लोग के क्लास में आ जाए, रिपीटेशन में आ जाए, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे? हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, संदर्भ एवं परिस्थिति का सिद्धांत। इसमें क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, और सिचुएशन मतलब परिस्थिति। तो सिचुएशन और परिस्थिति में हम संदर्भ में जो भी चीजें यूज किया जाता है उसको बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। वर्ड्स आइसोलेटेड फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट आर मीनिंगलेस। वर्ड्स जिसको हम लोग उनके कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया जाए, वो क्या हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है। लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल सिचुएशन यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट। लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? एक मीनिंगफुल सिचुएशन में, जहां पे रियल ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, जो भी वास्तविक चीजें हैं उसको यूज करते हुए, जोड़ते हुए हमको क्या करना चाहिए? हमारे जो लैंग्वेज है उसको यूज करना चाहिए। पिक्चर्स, गेस्टर्स एंड एवरीडे एक्सपीरियंस, दिस मेक्स लैंग्वेज प्रैक्टिकल एंड इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल। इससे क्या बनता है? हम लोग का लैंग्वेज जो है प्रैक्टिकल और इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल बनता है, आसानी से समझा जा सकता है। तो किस इसके बारे में क्या कहा जाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन का मतलब क्या है? कि रियल जो जो भी हमारे लैंग्वेज आइटम है उसको हमको बच्चों के संदर्भ में रियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, शुद्धता एवं सटीकता का सिद्धांत। इसमें किसके बारे में बात किया जाता है? दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। ये किसके बारे में बात किया जाता है? एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के बारे में, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में, एंड एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत ही स्टार्टिंग से सभी चीज के एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन हो, करेक्ट स्पेलिंग हो, एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझे बच्चे। इस चीज को स्टार्टिंग से
इस इन सभी चीजों के स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया जाए। इसके बारे में कौन बात करता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। कोर आइडिया क्या है? रॉन्ग हैबिट्स फॉर्म्ड अर्ली कैन बी डिफिकल्ट टू करेक्ट लेटर। इसके पीछे का कारण क्या है? इस प्रिंसिपल के पीछे कारण क्या है कि अगर कोई रॉन्ग हैबिट बचपन से बन गया तो उसको आगे चल के दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए हमको? प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी और करेक्टनेस को फॉलो करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। मातृभाषा का सिद्धांत क्या होता है? इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द मदर टंग शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। जो भी जो प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग का कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में हमको क्या करना चाहिए? मदर टंग का भी यूज जुडिशियली न्यायपूर्वक करना चाहिए। द पर्पस इज नॉट टू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस। ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताया जाए, बट टू यूज द मदर टंग ओनली वेयर नेसेसरी टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। जहां पे मदर टंग का कब यूज करना चाहिए? जहां पे हम लोग का जरूरत हो, जहां पे बच्चों का समझ को बढ़ाना है, वहां पे हम लोग को मदर टंग का यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऑफ डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग बोलता है जहां जहां पे जरूरत हो वहां वहां पे क्या करना है? हम लोग को मदर टंग का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक एक सेंटेंस को हम लोग क्या है मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताते रहें। बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर उनको समझ में आ रहा है तो हमको एक एक शब्द को, एक एक चीजों को मदर टंग में बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच, सर्पिल उपागम का सिद्धांत। इसका मतलब समझते होंगे आप कि जो चीजें सीखा जा रहा है उसे फिर से दोहराया जाए। जैसे मान लो बच्चा जो है ऐसे सीखते सीखते आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे भी आता है कुछ चीजों को अपना परफेक्शन लाने के लिए, तो उसी चीज के बारे में क्या बोलते हैं? स्पाइरल अप्रोच बोला जाता है, जिसको सर्पिल उपागम बोलते हैं। बाल विकास में भी देख चुके हैं हम लोग। लर्निंग इज नॉट लिनियर। लर्निंग कभी भी लिनियर नहीं होता, ऐसे लिनियर नहीं होता। द स्पाइरल अप्रोच इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चर्ड रीअपीयरेंस। स्पाइरल अप्रोच इसके बारे में बताता है स्ट्रक्चर्ड रीअपीयरेंस, मतलब जो चीज सीखा जा रहा है उसको फिर से दोहराना एक विशेष नियम के माध्यम से क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड रीअपीयरेंस कहलाता है। ऑफ प्रीवियसली टॉट वोकैब एंड कॉन्सेप्ट। जो भी वोकैब सीखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो उसको फिर से क्या करना? सीखना, या दोबारा उसके सामने, बच्चों के सामने रीअपेयरेंस कराना क्या कहलाता है? स्पाइरल अप्रोच कहलाता है। इट इंश्योर्स रेनफोर्समेंट। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन देना है। प्रिवेंट्स फॉरगेटिंग, बच्चों को भूलने से बचाना है। एंड बिल्ड्स प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटीज। जो भी हम लोग को बच्चों का जो बढ़ना है उसको सुनिश्चित करना बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें रेनफोर्समेंट के माध्यम से भूलने से बचाने के लिए और प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पाइरल अप्रोच को फॉलो करते हैं कि मान लो बच्चा जो है किसी सेंटेंस को बोलना सीख गया और धीरे धीरे उससे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलना सीख गया, पीछे भी जा करके उस चीज को हम लोग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस चीज को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच बोला जाता है। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। मौखिक उपागम के क्या सिद्धांत है? स्पीच इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। स्पीच क्या होता है? हम लोग प्राइमरी फॉर्म होता है लैंग्वेज का। दिस प्रिंसिपल एम्फोसाइजेस that oral practice speaking is the most effective route towards mastering other skills। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच है क्या बोलता है कि हम लोग का स्पीच है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का फॉर्म होता है, क्योंकि प्राइमरी फॉर्म है। और इस चीज में इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से बाकी के जो भी लैंग्वेज स्किल है उसको मास्टर करने का प्लान बनता है। उस चीज के लिए क्या करता है? ये गाइड करता है। ये भी ये किसके बारे में हो गया? प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। नाम से पता चला बहुरेखीय उपागम। लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन। कभी भी लैंग्वेज को आइसोलेशन करके, आइसोलेशन कहने का मतलब है पृथक करके नहीं सीखा जा सकता। इट इंटीग्रेट्स द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट। एक इस चीज को इंटीग्रेट करता है कम्युनिकेटिव अप्रोच एस्पेक्ट को। द फंक्शनल एस्पेक्ट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब लैंग्वेज को हम लोग अलग अलग करके केवल नहीं सीखा जाए। हमको लिखना सीखना केवल लिखने लिखने से सीख करके हम लोग नहीं सीख सकते। हम लोग को स्पीकिंग करना है केवल बोल बोल बस के नहीं कर सकते, इसमें हम लोग को बाकी सुनना भी पड़ेगा। इसके लिए रिटर्न सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग भी आना चाहिए। तो ये सभी क्या है? मल्टीपल लाइन अप्रोच। कभी भी आइसोलेशन में नहीं सीखा जा सकता। हम लोग को क्या करना चाहिए? लैंग्वेज को इंटीग्रेट करना चाहिए, पृथक न करके क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट करना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, जिसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजों को जोड़ना चाहिए। कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट को भी फॉलो करने चाहिए। फंक्शनल एस्पेक्ट, तो कम्युनिकेटिव मतलब जहां पे संवाद होता है, फंक्शनल मतलब उसके कार्य की, और बिहेवियर मतलब व्यवहारिक, सभी प्रकार के जो भी चीजें हैं लैंग्वेज को, सभी चीज को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। तो इसके बारे में बताता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन। सभी प्रकार के जो लाइन है, चाहे कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, सभी को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का क्या है कि एक उचित क्रम में होता है, जैसे कि LSRW, उस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। सीक्वेंस, इसको हम लोग
दिस फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन द पेडागोजिकल सीक्वेंसिंग, पेडागोजिकल सीक्वेंसिंग के बारे में फोकस करता है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ऑफ द फोर्थ लैंग्वेज स्किल, क्या क्या है, LSRW। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है नेचुरलनेस और प्रॉपर ऑर्डर में। नेचुरलनेस किसको बताता है? रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट ह्यूमंस एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली। ये इस चीज के बारे में बताता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान जो है कैसे कहता है लैंग्वेज को एक नेचुरल तरीके से एक्वायर करता है। और प्रॉपर ऑर्डर कहने का मतलब क्या है? टीचर डेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम, जो भी टीचर जो है किस स्ट्रेटेजी के साथ, किस सीक्वेंस के साथ, किस ऑर्डर के साथ क्लास में प्रेजेंट करेगा, उस चीज के बारे में कौन बताता है? प्रॉपर ऑर्डर के बारे में बताता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात का सिद्धांत। लैंग्वेज इज एन ऑर्गेनिक होल, एक ऑर्गेनिक होल है। बैलेंस्ड अटेंशन मस्ट बी गिवन टू ऑल लैंग्वेज कंपोनेंट, साउंड्स, वोकैब, ग्रामर। नो सिंगल एस्पेक्ट शुड कंप्लीटली डोमिनेट, कोई भी एक सिंगल एस्पेक्ट है वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सभी को प्रॉपर क्या बोलते हैं अनुपात में क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। साउंड है, साउंड कहने का मतलब है उनको सुनने का भी, बोलने का भी मौका मिले, शब्द उनके सामने वोकैब आना चाहिए। ग्रामर के भी एस्पेक्ट है, मतलब जैसे कि एक इंसान बनता है तो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है, आंख, कान, नाक, कान, हाथ, पैर, इस टाइप से सभी का एक माध्यम से बनता है कि इंसान बनता है, एक ऑर्गेनिक होल बनता है। वैसे ही हम लोग का लैंग्वेज जो है क्या क्या चीज से मिलकर बना है? साउंड से मिलकर बना है, वोकैब से मिलकर बना है, ग्रामर से मिलकर बना है। तो सभी चीज को बराबर बराबर क्या देना है? बराबर बराबर सभी कंपोनेंट में क्या क्या बराबर टाइम देना है, सभी चीज को ध्यान में रखना है, तब जा करके हम लोग का जैसे लैंग्वेज जो है अच्छे से डेवलप होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन जो है इसी के बारे में बताता है। अब देखते हैं, जैसे कि हम बात की थी कि दो प्रकार से प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक होता है जनरल प्रिंसिपल, दूसरा देखेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सेकंड पार्ट हो गया। यहां से देखते हैं क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल किसके बारे में बात करेंगे? जो जनरली हम लोग क्लासरूम में फॉलो करेंगे उसके बारे में, जो हम लोग के टीचिंग से रिलेटेड हो, जो हम लोग के मेथड है उससे रिलेटेड हो, वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गए हम लोग के, क्या हो गए? जनरल प्रिंसिपल हो। और साइकोलॉजिकल क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग टीचिंग से मतलब नहीं है, बच्चों के बिहेव साइकोलॉजी से खेला जाएगा, उनके जो मनोवैज्ञानिक है, उनके जो भी सोचने के तरीके हैं, उनको कैसे बूस्ट किया जाए उसके बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी ज्यादा मायने नहीं रखता, यहाँ पे बच्चों के साइकोलॉजी ज्यादा मायने रखता है कि उनके साइकोलॉजी में कैसे बदलाव करके लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो पहला जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेशन इज द क्रूशियल ड्राइव टू लर्न, इट अवेकन्स अ चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड मेंटेन्स देयर फोकस। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहला जो हम लोग का प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मोटिवेशन है, ये क्या है? सबसे क्रूशियल ड्राइव होता है। इसमें बच्चों के क्या है? इंटरेस्ट को जगाता है और मेंटेन्स देयर फोकस, उनके फोकस को, उनके जो ध्यान है उसको क्या किया जाता है? बनाए रखा जाता है। दो प्रकार के मोटिवेशन सभी जानते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंटरनल डिजायर को, क्यूरियोसिटी, एंजॉय के लिए जो भी चीजें करते हैं, क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। जो अंदर से आता है, जो बच्चों को अंदर से आ रहा है, क्यूरियोसिटी हो गया, जॉय हो गया, इंटरनल डिजायर हो गया, उसके माध्यम से जो चीजें किया जाए, क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल गोल्स है। जैसे मान लो बच्चे को टॉप करने के नाम से पढ़ रहे बच्चा, या फिर नौकरी के लिए पढ़ रहा है बच्चा, तो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल गोल्स कहलाता है। प्रेज हो गया, मार्क्स हो गया, या गेम्स हो गया, इसके माध्यम से इसके लिए पढ़ रहा है बच्चा, तो क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। इंट्रिंसिक क्या होता है? बच्चों के जो इंटरनली डिजायर होते हैं वो क्या कहलाता है? क्यूरियोसिटी होता है, जो जानने के लिए हम लोग को जिज्ञासा बनती है, या फिर हम लोग पर्सनल जॉय के लिए पढ़ते हैं, तो क्या चीज कहलाता है? एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं आंतरिक, और ये होता है बाह्य। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेकंड क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बेस्ट व्हेन द मटेरियल कनेक्ट्स टू देयर डेली लाइफ, हॉबीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। रुचि का सिद्धांत क्या है? अगर बच्चों का जो भी उनका जो डेली लाइफ है, उनका जो हॉबीज है, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है, उससे जोड़ करके पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं। तो ये किस चीज के इंगेजमेंट के बारे में बताता है। ये क्या कहलाता है हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ द एनफोर्समेंट क्या होता है? पुनर्बलन का सिद्धांत। पॉजिटिव एनफोर्समेंट स्ट्रेटन करेक्ट लैंग्वेज रिस्पॉन्स। जो पॉजिटिव एनफोर्समेंट पुनर्बलन दिया जाता है बच्चों में, वो क्या कहता है? बच्चों को लैंग्वेज सीखने के लिए एक अच्छा बढ़ावा देता है। टाइमली फीडबैक, जेंटल करेक्शन, टाइमली समय समय फीडबैक देना, और बहुत ही प्यार से करेक्शन देना, करेक्शन कराना, त्रुटि का सुधार कराना। एंड वर्बल इंकरेजमेंट, मौखिक रूप से बच्चों को इंकरेज करना, जैसे कि गुड जॉब, इस टाइप से चीजें बोलना क्या कहलाता है? बच्चों के पुनर्बलन को बढ़ाता है, और बच्चे जो है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास
का बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज लैंग्वेज कनेक्शंस आर स्ट्रेटन्ड थ्रू यूज प्रैक्टिस एंड वीकेंड थ्रू डिसयूज। यही है, जिस चीज को जितना प्रैक्टिस किया जाएगा वो उसमें क्या होता है, हम लोग अच्छा एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिस चीज को इग्नोर किया जाता है उसमें क्या हो जाता है, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ड्रिल क्या है, किसके ऊपर है, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर है। तो ये हम लोग का साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हो गया। एक और दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आएगा। हम लोग को जो भी बच्चों का अलग अलग डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसको ध्यान में रख करके टीचिंग कराना चाहिए। तो पहला दिया है एवरी लर्नर इज यूनिक, टीचर मस्ट डिजाइन वेरिड एक्टिविटीज फॉर विजुअल लर्नर। सभी बच्चे जो है सीखने में अलग अलग होते हैं, जैसे विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर। तीन प्रकार के हमारे सीखने वाले बच्चे होते हैं, जिसको विजुअल बोलते हैं, जो देख करके पिक्चर चार्ट रीडिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग को उनके लिए चार्ट्स वगैरह बना के लाना चाहिए। ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो सुन सुन करके केवल मौखिक अभ्यास से या गाना के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर्स बोलते हैं। एक होता है काइनेस्थेटिक लर्नर, ऐसे बच्चे जो रोल प्ले के माध्यम से उनको अभिनय कराया जाए कि गेस्चर, इशारों के माध्यम से, कि एक्शन गेम करवाएंगे, हाथ वाथ के सहारे से हम लोग को एक्टिविटी कराएंगे, तो उसके माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। इसको गतिजीय गतिक सीखने वाले, ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में। तो ये सभी क्या हो गए हम लोग के प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। अब इस दोनों के बीच में जो भी जनरल प्रिंसिपल है और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं छोटा सा है। ये लिंग्विस्टिक एंड मेथोडोलॉजी है, मतलब भाषाई और जो भी हम लोग के मेथड होते हैं, विधि होते हैं, उनके बारे में फोकस किया जाता है जनरल प्रिंसिपल में। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल किसके बारे में फोकस किया जाता है, तो सीखने वाले के माइंड और बिहेवियर, उनके जो बुद्धि है, मन है, उनके और उनके व्यवहार है, उन पे फोकस करके सिखाया जाता है। यहाँ पे मेथड्स और भाषाई जो हम लोग के लिंग्विस्टिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको ध्यान में रख करके कराया जाता है। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, LSRW, ग्रामर, सीक्वेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसमें किस चीज को ध्यान में रखा जाता है, मोटिवेशन को, हैबिट फॉर्मेशन को, इंटरेस्ट को और ड्रिल को। टीचर्स का रोल क्या होता है, इसमें मॉडल होते हैं, सेलेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं। यहाँ पे मॉडल की तरह काम करते हैं, सेलेक्टर की तरह, और ऑर्गेनाइजर मतलब चयन करने वाले विषय वस्तु को और उसको ऑर्गेनाइज करके पढ़ाने वाले। इसमें केवल मोटिवेटर होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं और गाइड करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बीच में डिफरेंस हो गया, जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बीच डिफरेंस हो गया। आगे देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अप्रोच मतलब क्या होता है, व्हाट, व्हाई, व्हाट क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। अब मेथड किसके बारे में बताता है, कैसे पढ़ाना है। और टेक्निक क्या होता है, एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटीज होता है, जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस टाइम का बात किया है। सिलेक्शन क्या होता है, क्या पढ़ाना है। ग्रेडेशन क्या होता है, उस किस ऑर्डर में पढ़ाना है। नेचुरलनेस मतलब LSRW, जो भी हम लोग भाषा जिस सीक्वेंस सीखते हैं उस सीक्वेंस को फॉलो करना। इमिटेशन होता है मॉडल, जिसमें मिमिक करते हैं, एक टीचर को देख करके बच्चों का मिमिक कराना इमिटेशन कहलाता है। हैबिट फॉर्मेशन, आदत में लेके आना किसी चीज को। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, लैंग्वेज को सिचुएशनल तौर पे सिखाना चाहिए कि सिचुएशन में जो भी भाषाएं यूज होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट हो गया, पिक्चर्स को लेकर के। स्पाइरल होता है री इंट्रोड्यूस, जो भी चीजें सीखा गया है उसमें मैच्योरिटी लाने के लिए वापस उस चीज को सिखाना, क्या कहलाता है, स्पाइरल अप्रोच कहलाता है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, बैलेंस कंपोनेंट, जो भी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अब हम लोग के साउंड वाले कंपोनेंट हो गए, कि वोकैब वाले कंपोनेंट हो गए, कि ग्रामर के कंपोनेंट हो गए, सभी को हम लोग को बैलेंस्ड करके यूज करते हुए बच्चों को सिखाना चाहिए। प्रोपोर्शन को ध्यान में रख करके। रेनफोर्समेंट होता है, बच्चों को हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेटन करना है, उनके रिस्पॉन्स को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, रेनफोर्समेंट किया जाता है। आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। हम भी किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। आप सभी टॉपिक को एक एक बार बिल्कुल देखिएगा, ताकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बने हमसे सॉल्व हो जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हु स्टेटेड दैट लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। कौन स्टेट किया कि लैंग्वेज लर्निंग जो होता है हम लोग का आदत निर्माण करके सीखा जाता है। ऐसा बोलने वाले कौन थे, तो ये कौन थे, पामर थे, जो कि हमारे यहाँ पे थ्योरी पे भी आया था। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं, विच प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैब ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसी एंड यूटिलिटी। सीक्वेंसी और यूटिलिटी के हिसाब से क्या करना, किसी वोकैब का चूज करना क्या कहलाता है, तो हम लोग का क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
Thorndike's law of exercise forms the psychological basis for which of the following principle? जो थॉर्नडाइक का लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उसके हिसाब से जो साइकोलॉजिकल बेसिस है किस प्रिंसिपल के लिए फॉलो होता है? तो किसके लिए फॉलो होता है? हम लोग का क्या है? थर्ड, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। इसमें क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो प्रैक्टिस और ड्रिल के बारे में होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस व्हाट इज द करेक्ट? सभी जानते हैं LSRW होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का ए। Which approach integrates the communicative, functional and behavioral aspect simultaneously? Communicative aspect को भी, जो हम लोग का संप्रेषणात्मक हो गया, कार्यात्मक हो गया, व्यवहारिक हो गया, तीनों प्रकार के जो भी एस्पेक्ट है सभी को साथ ही साथ चलना चाहिए, ऐसा कहने वाले अप्रोच कौन सा है? तो स्पाइरल अप्रोच है कि ओरल अप्रोच है कि मल्टीपल लाइन अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच? तो इसका आंसर हम लोग अभी जैसे कि पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा? इसके पांचवा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मल्टीपल लाइन अप्रोच। जो भी मल्टीपल लाइन है सभी को फॉलो करने, कम्युनिकेटिव को भी, फंक्शनल को भी, बिहेवियर को। एक और आता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल जो प्रिंसिपल होता है, उसमें किस चीज के बारे में बात करता है? प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल जो होता है उसमें सभी प्रकार के जो भाषा के एस्पेक्ट है, भाषा के जो भी हम लोग के कंपोनेंट्स है, यहाँ पे एस्पेक्ट के बारे में बात होता है, वहां पे कंपोनेंट, जैसे कि साउंड प्लस वोकैब प्लस हम लोग का क्या, किसके बारे में बात किया जाता है? ग्रामर। ये सभी के प्रकार के कंपोनेंट को लेके चलना क्या कहलाता है? हम लोग को लॉ ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ से एसेशन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। द मदर टंग शुड बी कंप्लीटली बैंड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। कंप्लीटली बैन करना चाहिए, तो नहीं होगा, बैन तो करना ही नहीं है हमको। सेकेंड दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग सजेस्ट यूजिंग इट ओनली टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग है तो इसकी इसलिए सजेस्ट करता है कि फैसिलिटेट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कोई भी डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट को समझाने के लिए। तो ये बिल्कुल अपने आप में कैसा कथन है? तो ये क्या हो जाएगा? सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो ऐसा किसमें है? ए फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एसेशन दिया हुआ है, अ टीचर शुड इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर आई हैव बीन वेटिंग बिफोर आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय पढ़ाने से पहले टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए? आई हैव बीन वेटिंग। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस है, तो इसको नहीं सिखा सकते, हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है। तो सिंपल कौन है? आई एम अ बॉय। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले आई एम अ बॉय सिखाएंगे, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, तो पहला हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन स्टेट दैट टीचिंग शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मूव करना चाहिए, सही है अपने आप में स्टेटमेंट। तो ए गलत है, आर सही है, सॉरी हाँ ए गलत है, आर सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये क्या हो गया हम लोग का? सेवेंथ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हैबिट्स फॉर्म्ड अर्ली कैन बी डिफिकल्ट टू करेक्ट लेटर। जो भी रॉन्ग हैबिट बना हुआ है स्टार्टिंग में, उसको हम लोग को बाद में सही कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस एम्फसाइजेस एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी है और करेक्टनेस है, उस चीज को क्या करना चाहिए? हम लोग को स्टार्टिंग से, अपने बिगिनिंग से ही हम लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसी का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो हम लोग का क्या होगा? बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आठवां का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज टीचिंग शुड नॉट ओनली फोकस इंटेंसली ऑन ग्रामर एंड वोकैब। लैंग्वेज टीचिंग जो है शुड ओनली फोकस, किस चीज में फोकस करना चाहिए? ग्रामर और वोकैब में। जो भी वोकैब के पढ़ते हैं ग्रामर उसमें फोकस करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का टीचिंग जो है, तो ये अपने आप में गलत सेंटेंस है। तो पहला एक क्या हो गया? गलत हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन स्टेटस दैट बैलेंस्ड अटेंशन मस्ट बी गिवन टू ऑल लैंग्वेज कंपोनेंट्स। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन है वो किसके बारे में बताता है? लैंग्वेज के सभी जो कंपोनेंट्स है इसको बैलेंस तरीके से यूज करना। तो ये सही है। जैसे हम लोग देखे थे जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे साउंड हो गया, वोकैब हो गया, और किसके बारे में बोले थे? ग्रामर। तो सभी को हम लोग को क्या बैलेंस करके चलना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन बताता है, ये बिल्कुल सही है अपने आप में। तो ए गलत है, आर सही है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन अवेकन्स अ चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड मेंटेन्स देयर फोकस। मोटिवेशन क्या करता है? बच्चे के इंटरेस्ट को जगा देता है और उनके फोकस को बढ़ाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिफर्स exclusively to an internal desire, curiosity and joy of learning। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किस चीज को बताता है? बच्चों के इंटरनल डिजायर, क्यूरियोसिटी को
एंड जॉय ऑफ लर्निंग को बताता है। तो बिल्कुल ये अपने आप में गलत सेंटेंस है, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है वाला कौन सा ऑप्शन है हम लोग का? ए टू आर इज फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जो है कोड मैचिंग वाले प्रश्न आ गए। यहाँ से देखते हैं हम लोग के क्वेश्चन क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। इसको हम लोग को मैच करना है। अप्रोच पहला जो दिया, अप्रोच क्या किसके बारे में बताता है? तो अप्रोच हम लोग का क्या है, जैसे कि पढ़े थे वाई, वाई या फिर व्हाट, क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कहाँ पे दिया है? व्हाट टू टीच। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सेकेंड हो गया। सेकेंड का देखते हैं, मेथड किसके बारे में बताता है? ओवरऑल प्रोसीजर को बताता है। मेथड का क्या हो जाएगा? थर्ड। और हम लोग का क्या हो गया? टेक्निक। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? टेक्निक का हम लोग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो टू थ्री फर्स्ट, टू थ्री फर्स्ट किसमें? टू थ्री फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे लर्नर्स के बारे में बताया है, विजुअल लर्नर दिया है, ऑडिटरी लर्नर दिया है, काइनेस्थेटिक लर्नर दिया है। उनसे हम लोग मैच करेंगे किस प्रकार के बच्चे कैसे सीखते हैं। विजुअल लर्नर क्या है? जो हम लोग देख करके दृश्य शिक्षार्थी बोल सकते हैं। तो ऐसे शिक्षार्थी कौन होते हैं? इनको क्या चीज के माध्यम से सीखते होंगे? तो पिक्चर्स एवं चार्ट्स के माध्यम से सीखते होंगे। तो फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड इसमें दिया हुआ है। ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं सुन करके सुनने वाले, तो इनको क्या है? सॉन्ग्स वगैरह प्रैक्टिस कराया जाना चाहिए। तो हम लोग का सेकंड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट किस ऑप्शन में है? इसी में है। और कैनेस्थेटिक होते हैं, गतिक शिक्षार्थी होते हैं, जो क्या कहते हैं? रोल प्ले एक्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो ये थर्ड का हम लोग का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ये ऐसा ऑप्शन किसमें है? बी में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी लिस्ट दिया हुआ, इसको मैच करना है। स्पाइरल अप्रोच पहला जो है, स्पाइरल अप्रोच। तो स्पाइरल अप्रोच में क्या बताया जाता है कि जो भी हम लोग चीज सीखे हुए हैं उसको री इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, फिर से हम लोग को सामने रखना चाहिए एनफोर्समेंट के माध्यम से। तो ये क्या है? स्पाइरल अप्रोच का पहला का क्या हो जाएगा हम लोग का? फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड। इमिटेशन जो होता है नकल वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइमरी मॉडल, टीचर जो क्या है प्राइमरी मॉडल होते हैं, तो टीचर को उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये थर्ड हो गया, सेकेंड थर्ड। और कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के बारे में बात किया जाए तो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन क्या? रियल ऑब्जेक्ट्स और मीनिंगफुल। तो सेकेंड थर्ड और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट किसमें? सेकेंड थर्ड फर्स्ट किसमें? ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैच करने वाला है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, उसके उसके फीचर के साथ। जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यहाँ पे दिए है उसके फीचर्स क्या क्या है उसके सामने हमको मैच करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला दिया रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट किस चीज के बारे में बताता है? बच्चों पे जो भी हम लोग करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको हम लोग स्ट्रेटन करने के लिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। फर्स्ट का आ जाएगा सेकेंड। क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? स्ट्रेटन करेक्ट रिस्पॉन्सेस वाइव ऑफ फीडबैक। तो ये इसका क्या हो गया? सेकेंड हो गया। इंटरेस्ट वाली बात की जाए तो इंटरेस्ट में क्या करना है हम लोग के? उनके हॉबीज और रियल लाइफ डेली लाइफ को जोड़ते हुए सिखाना चाहिए। सेकेंड और फर्स्ट हो गया। और प्रैक्टिस और ड्रिल वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? जो बच गया वो क्या हो जाएगा? थर्ड। तो सेकेंड थर्ड क्या कहलाएगा हम लोग का? सेकेंड फर्स्ट थर्ड ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही मैच करना, जनरल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और ओरल अप्रोचेस। तो लर्नर के जनरल प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है? तो ये हम लोग के जो लिंग्विस्टिक और मेथोडोलॉजी है इसके बारे में बताता है। तो थर्ड हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है? तो ये बच्चों के माइंड और बिहेवियर के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पे दिया हुआ है तो ये फर्स्ट हो गया। तो ओरल और अप्रोच किसके बारे में? स्पीकिंग एज अ फाउंडेशनल। स्पीकिंग क्या है हम लोग का? फाउंडेशनल है। तो ये सेकंड को बताता है। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड किसमें दिया है? थर्ड फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहां से थोड़े से हॉट स्टेप के क्वेश्चन आ जाएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल स्टेप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सभी लेसन में प्रैक्टिस कराते हैं तो इसमें भी बिल्कुल करेंगे। तो पहला दिया यहाँ पे दिया हुआ है, अ टीचर ब्रिंग्स एन एक्चुअल क्लॉक टू द क्लासरूम टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। जो टीचर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पढ़ाने के लिए क्या लेके आते हैं? एक रियल का क्लॉक लेके आते हैं, घड़ी लेके आते हैं। सी देन आस्क द स्टूडेंट टू मैनुअली मूव द हैंड। फिर बच्चों को बोला जाता है कि मैनुअली उन लोग खुद से उसके हैंड्स को घुमाएं और क्या करें? टाइम को बताएं। विच टू प्रिंसिपल इज सी प्राइमरी इंटीग्रेटिंग। कौन से दो प्रिंसिपल को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है? तो सबसे पहले क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग? टाइम को पढ़ाने के लिए जो भी संदर्भ है, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे काम कराया जा रहा है। तो क्या है? कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो भी काइनेस्थेटिक है
जो भी मतलब इसमें यहाँ पे करके सिखाने वाला बात हो रहा है, मतलब वो ऐसे लर्नर्स को भी शामिल करें अपने जो टीचिंग मेथड है, जहाँ पे जो बच्चे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले होंगे, जो बच्चे करके सीखते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करते हुए, दो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहाँ पे टीचर जो है इस टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। इफ अ चाइल्ड करेक्टली pronounces a difficult English word, the teacher immediately says excellent effort। जब बच्चा जो है किसी भी चीज का सही प्रोनाउंसिएट कर लेता है तो टीचर क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट एफर्ट बोल के उनको शाबाशी देते हैं। द टीचर देन डेलिबरेटली यूजेस दिस एग्जैक्ट वर्ड इन अ डिफरेंट सेंटेंस 3 days later। फिर टीचर क्या कहते हैं, उसी सेंटेंस उसी वर्ड को नेक्स्ट टाइम पे क्या कहते हैं, 3 दिन बाद यूज करके बताते हैं विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल इज अप्लाइड। तो यहाँ पे जब बच्चे को एक्सीलेंट बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग शाबाशी दे रहे हैं बच्चों को, रेनफोर्समेंट कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है, 17 नंबर पे, तो रेनफोर्समेंट कराया जा रहा है बच्चे को। जब हम लोग शाबाश बोले तो अब 3 दिन बाद फिर से उस चीज का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो चीज सीखा हुआ रहता है उसको वापस सिखाया जाना क्या कहलाता है, स्पाइरल अप्रोच कहलाता है, पीछे मुड़ करके। तो क्या कहलाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेनफोर्समेंट एंड स्पाइरल अप्रोच। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ curriculum डेवलपर डिसाइड टू प्लेस अ चैप्टर ऑन माय फैमिली इन क्लास 1 एंड चैप्टर ऑन ग्लोबल वार्मिंग इन क्लास 5, विच प्रिंसिपल जस्टिफाइज दिस curricular डिसीजन। एक टीचर जो है माय फैमिली वाला जो लेसन है उसको क्लास 1 में रखता है, एक और जो ग्लोबल वार्मिंग वाला लेसन है उसको क्लास 5 के बच्चों को के सिलेबस में रखा जाता है। तो ये किस प्रकार के प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे है बच्चों का ग्रेडेशन, क्रमिकता, क्रम के अनुसार रखा जाए सिलेबस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। तो 18th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इवन थॉ बोथ रिफर्स टू द LSRW सिंक। जो दोनों जो है LSRW सीक्वेंस को मानता है, फिर भी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर जो है वो अलग है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस से। क्यों पूछा गया है यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। Naturalness is a psychological fact of human acquisition whereas proper order is a deliberate pedagogical strategy used by teachers in classroom। Naturalness क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, फैक्ट है मतलब एक क्या वो तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि ह्यूमन जो है किस प्रकार से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं कि, और दूसरा देखा जाए तो जो प्रॉपर ऑर्डर है क्या चीज के बारे में बताता है कि पेडागोजिकल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए जो टीचर को यूज करना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑर्डर, तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन लग रहा है। आगे और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रॉपर ऑर्डर फोकसेस ऑन राइटिंग फर्स्ट, राइटिंग फर्स्ट फोकस नहीं करता तो यहीं पे गलत हो गया। नेचुरलनेस अप्लाइज ओनली टू ग्रामर, नेचुरलनेस केवल ग्रामर के लिए अप्लाई होता है भी गलत है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई भी भेद नहीं है बोला तो ये भी गलत हो गया। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचर स्पेंड्स 40 मिनट्स ऑफ 45 मिनट्स English class explaining grammar rules in Hindi, leaving only 5 minutes for English reading and speaking practice. Which core principle is severely violated in this scenario? एक टीचर जो है 40 मिनट जो है क्या कराते हैं बच्चों को, ग्रामर को एक्सप्लेन करने में लगाते हैं, हिंदी में समझाने के लिए समय लेते हैं, और 5 मिनट किसके लिए समय देते हैं, रीडिंग और स्पीकिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो कौन से यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसका हम लोग का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, उस चीज को हमको बताना है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच तो नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन कि किस चीज को, किस कंपोनेंट को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ग्रामर को समझाने में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीकिंग रीडिंग इस सब के लिए प्रॉपर समय नहीं दे, साउंड वाला एस्पेक्ट है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे साउंड वाला एस्पेक्ट को छोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, किस चीज का हम लोग यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सब पसंद आया होगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। छोटा सा यूनिट है, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, कब कहाँ से क्वेश्चन आएगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये आप लोग के लिए छोटा सा हम लोग का प्रयास था कि आप लोगों को समझ बने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।